पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जैसे ही रात होती है, जंगल से खतरनाक मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते हैं और इंसानों का शिकार करने लगते हैं। इन्हें सिर्फ एक खास तरह के पत्थर से ही रोका जा सकता है, लेकिन अगर पत्थर लगे होने के बावजूद आप खुद उन्हें घर के अंदर आने की इजाजत दे दें, तो ये पलक झपकते ही इंसान को मार डालते हैं। दूसरी तरफ जिम अपनी फैमिली के साथ रास्ता भटकते हुए उसी टाउन में पहुंच जाता है जहां ये मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो लोग कई बार टाउन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार घूम फिरकर वापस उसी टाउन में आ जाते हैं। इसी दौरान उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी टाउन से बॉयड और कुछ लोग उनकी मदद के लिए आते हैं और कुछ लोगों को टाउन के अंदर ले जाते हैं। लेकिन जिम के बेटे ईथन की टांग में लोहे की रॉड फंसी होने की वजह से उन्हें कार के अंदर ही उसका इलाज करना पड़ता है। शुरुआत में जिम और उसकी फैमिली को मॉन्स्टर्स की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं तब उन्हें धीरे धीरे सच पर भरोसा होने लगता है। इधर हम सारा को देखते हैं, जिसने न सिर्फ एक शराबी आदमी को मारा बल्कि हॉस्पिटल की बेसमेंट का दरवाजा खुला छोड़ दिया, जिस वजह से केनी के पिता और एक नर्स को भी मॉन्स्टर्स ने मार डाला। सारा ऐसा क्यों कर रही है, इसका राज आगे खुलने वाला है। सुबह होते ही केनी को पता चलता है कि उसके पिता को मॉन्स्टर्स ने मार दिया है। वो अपने पिता की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगता है। गुस्से और दर्द में केनी अपने पिता की लाश को चुपचाप जंगल में ले जाकर अकेले ही दफना देता है। गुस्से में वो पेड़ों को काटता चला जाता है। तभी बॉयड वहां आता है और कहता है कि ऐसा करने से उसके पिता वापस नहीं आएंगे। वो केनी को हौसला रखने और अपनी माँ की सुरक्षा करने की सलाह देता है और फिर वहां से चला जाता है। रात के समय हम देखते हैं कि जिम और उसका परिवार डोना की हवेली में सो रहा होता है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। लॉरा उस आवाज के पीछे एक कमरे में जाती है, जहां पता चलता है कि चिल्लाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेड है। वही जेड जिसकी कार की वजह से जिम की फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था। डोना जेड से कहती है कि जब दिन में तुम्हारी जान खतरे में थी तब तो तुम चुप थे, और अब रात के 1 बजे सबको परेशान कर रहे हो। जेड घमंड में कहता है कि वो एक अमीर आदमी का बेटा है और उसका बाप इस जैसे 10 टाउन खरीद सकता है। इस पर डोना कहती है कि लगता है शराब का नशा अभी तक नहीं उतरा है और उसे बस ये रात किसी तरह निकालने को कहती है। सुबह होते ही जहां जाना हो चला जाए। इसके बाद सीन कट हो जाता है। अगली सुबह बॉयड अपने बिस्तर से उठता है और एक लोहे के पिंजरे की तरफ देखता है। फिर वो केविन के पास जाता है, वही केविन जिसकी गलती की वजह से उसकी पत्नी और बेटी मारी गई थी। बॉयड उसे साफ साफ कहता है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसकी फैमिली मरी है, इसलिए आज उसे बिना पत्थर के पिंजरे में बंद किया जाएगा। ये सुनकर केविन कहता है कि इसका मतलब आज रात उसकी मौत तय है। बॉयड जवाब देता है कि वो नियम नहीं बनाता, ये नियम पूरे टाउन ने बनाए हैं। इसके बाद हम जेड को देखते हैं, जो डोना और एलिस के सामने बैठकर जोर जोर से हंस रहा होता है। जब डोना उसे मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है तो जेड मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो लोग उससे पैसे ऐंठना चाहते हैं। डोना और एलिस को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जेड किसी भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा होता। जेड कहता है कि वो सबको माफ करता है क्योंकि उन्होंने उसकी जान बचाई है, लेकिन अब वो यहाँ से जा रहा है। जेड एक लड़की से साइकिल मांगता है और टाउन से बाहर निकलने लगता है। वहां मौजूद लोग हैरानी से उसे देखते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई भी इस टाउन से बाहर नहीं जा सकता। इसके बाद हम ईथन को देखते हैं, जिसे खिड़की के बाहर बार बार अपना दोस्त जैक दिखाई देता है। उसकी माँ उसके पास आती है और पूछती है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। ईथन बताता है कि जूली ने कहा है कि वो लोग कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। उसकी माँ उसे समझाती है कि उसकी बहन मजाक करती रहती है और जैसे ही वो ठीक होगा वे यहाँ से चले जाएंगे। आखिर में केनी अपनी माँ के रेस्टोरेंट में आता है और कहता है कि पिता की मौत को अभी 1 ही दिन हुआ है और वो काम पर आ गई है। उसकी माँ कहती है कि अगर वो अकेले बैठकर दुख मनाएगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए काम में खुद को व्यस्त रखना ही उसके लिए बेहतर है। इसके तुरंत बाद हम जूली को देखते हैं। एलिस उसके पास आती है और कहती है कि अगर फल चाहिए तो पीछे एक फार्म है, वहां से सेब मिल जाएंगे। लेकिन जूली साफ कहती है कि उसे इन मॉन्स्टर्स पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। एलिस उसे याद दिलाती है कि कल रात उसने अपनी आंखों से मॉन्स्टर्स को देखा था। इस पर जूली कहती है कि हो सकता है ये सब एक चाल हो ताकि उनके जैसे लोग कभी इस टाउन से बाहर निकलने की कोशिश ही ना करें। एलिस कहती है चलो मान लिया ये हमारी चाल है, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही सब पता है तो ये भी बताओ कि हम तुम्हें यहाँ रखकर क्या फायदा उठाएंगे। ये सुनकर जूली चुप हो जाती है क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आता कि यहाँ असल में। अगले सीन में हम फादर खत्री को देखते हैं, जिनके पास जिम, टैबिथा और जूली बैठे होते हैं। फादर बताते हैं कि पिछली रात उन्होंने हवेली में बिताई थी, लेकिन आज की रात के लिए टाउन के अंदर एक घर दिया जाएगा। साथ ही वो उन्हें ये विकल्प भी देते हैं कि वो चाहे तो हवेली में रहें या फिर घर में। फादर कहते हैं कि हवेली तो वो देख ही चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि जिस घर में रहना है उसे भी एक बार देख लिया जाए, उसके बाद फैसला उनका होगा। इसके बाद सीन कट हो जाता है। फिर हम जेड को देखते हैं, जो केनी की माँ के रेस्टोरेंट में आता है। पूरे टाउन में यही एकमात्र रेस्टोरेंट होता है और वहाँ लोगों की लंबी लाइन लगी होती है।
जेड ताना मारते हुए कहता है कि लगता है तुम लोगों ने काफी दिनों से ढंग का खाना नहीं खाया। फिर वो लाइन में लगने की बजाय सीधे बुफे से खाना उठाने लगता है। केनी की माँ उसे टोकती है और लाइन में लगने को कहती है। इस पर जेड धमकी देता है कि अगर उसके पिता को पता चला तो वो इस रेस्टोरेंट को खरीद कर कब्रिस्तान बनवा देगा। इतना कहकर सीन कट हो जाता है। इसके बाद फादर खत्री, जिम और टैबिथा उस घर में आते हैं जो पहले केविन का हुआ करता था। वही घर जहां केविन की बेटी ने खिड़की खोलकर मॉन्स्टर को अंदर आने दिया था। टैबिथा कहती है कि वो इस घर के अंदर जाना चाहती है। फादर खत्री बताते हैं कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि हर तरफ खून फैला हुआ है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि उन्हें घर में रहना है या हवेली में। अगर घर चुना गया तो खून साफ कर दिया जाएगा। जिम और टैबिथा जोर देते हैं कि पहले उन्हें घर अंदर से दिखाया जाए। मजबूरी में फादर खत्री उन्हें अंदर ले जाते हैं। दीवारों पर खून देखकर दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। टैबिथा तुरंत बाहर निकलकर हवेली की तरफ जाने लगती है। जिम उसे रोकता है लेकिन टैबिथा कहती है कि उसे यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। उसका मानना है कि असल में मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि ये टाउन वाले ही खतरनाक है और सब कुछ उनकी चाल है। जिम कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि अगर ये चाल होती तो वो ईथन की जान नहीं बचाते। लेकिन टैबिथा उसकी बात नहीं मानती और दोनों के बीच बहस हो जाती है। जिम उसे चुप रहने को कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन कट हो जाता है। अब हम ईथन को देखते हैं जिसे चलने में दिक्कत हो रही होती है। इसीलिए एलिस और फातिमा उसके लिए एक सपोर्ट बना देती हैं ताकि वो आराम से चल सके। इसके बाद सीन जेड और कैनी पर आता है जो साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। कैनी जेड को समझाता है कि जितना शांत रहेगा उतना ही सुरक्षित रहेगा। जेड कहता है कि उसे लगता है यहाँ के लोग पागल हैं और कैनी को सबसे बड़ा पागल बताता है। वो कैनी को सलाह देता है कि उसके पिता से उसकी बात करवा दे, बदले में वो पैसे और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज का वादा करता है। इतना कहकर जेड वहां से चला जाता है। तभी कैनी के पास क्रिस्टी आती है और उससे माफी मांगती है कि वो उसके पिता को बचा नहीं पाई। कैनी कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और यहाँ सबकी किस्मत में मरना ही लिखा है। क्रिस्टी उससे अपनी सेहत का ध्यान रखने को कहती है और बताती है कि वो उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। इसके बाद सीन ईथन पर शिफ्ट होता है जो चलते चलते एक बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। इस आदमी का नाम विक्टर होता है। विक्टर उससे पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है। विक्टर कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ईथन हैरानी से कहता है कि वो लोग तो किसी पिंजरे में बंद नहीं है, फिर बाहर निकलने की कोशिश क्यों? ये सुनकर विक्टर समझ जाता है कि ईथन को अभी तक इस टाउन की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, इसलिए वो भी चुप रह जाता है। विक्टर ये कहकर बात टाल देता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और ईथन से कहता है कि जाकर किसी और के साथ खेलो, लेकिन ईथन वहां से हिलता तक नहीं। तभी पीछे से जूली आ जाती है और गुस्से में ईथन को अपने पास बुला लेती है। वो उसे साफ कहती है कि वे लोग यहाँ सिर्फ तब तक रुकेंगे जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही ईथन ठीक होगा वे वापस अपने घर चले जाएंगे, इसलिए यहाँ किसी से भी दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन जेड पर शिफ्ट होता है। जेड अपनी साइकिल चलाते हुए एक अंडरग्राउंड बेसमेंट में पहुंच जाता है। जैसे ही वो बेसमेंट का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है उसे वहां एक अलमारी दिखाई देती है। जब जेड उस अलमारी का दरवाजा खोलता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि अंदर एक आदमी की लाश पड़ी होती है जिसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा होता है। जेड बुरी तरह डर जाता है। तभी वो लाश जेड की तरफ देखने लगती है और उसे अपने पास बुलाती हुई महसूस होती है। डर के मारे जेड पीछे गिर पड़ता है। जब जेड खुद को संभालता है और दोबारा देखता है तो अलमारी के अंदर कुछ भी नहीं होता। डर और घबराहट में जेड तुरंत बेसमेंट से बाहर भाग जाता है। उसे लगता है कि शायद ये सब नशे की वजह से हो रहा है, लेकिन वो जानता होता है कि उसका नशा उतर चुका है। फिर भी डर के मारे वो वहां से भाग जाता है। अब हम फादर खत्री को देखते हैं जो बॉयड से पूछते हैं कि क्या केविन को सच में पिंजरे में डाला जाएगा। बॉयड साफ कहता है कि नियम सबके लिए बराबर है और आज रात केविन को पिंजरे में डाला जाएगा, लेकिन उससे पहले सभी टाउन वालों की वोटिंग होगी ताकि तय किया जा सके कि केविन को छोड़ा जाए या नहीं। इसके बाद सीन कट होता है और हम सभी टाउन वालों को एक जगह इकट्ठा हुआ देखते हैं। केविन आगे आकर सबके सामने मान लेता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी पत्नी और बेटी मारी गई और वो खुद चाहता है कि उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए। ये सुनकर सभी टाउन वाले उदास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि केविन की मौत तय है। तभी वहां जेड आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो ताना मारते हुए कहता है कि टाउन वाले तो सर्कस भी अच्छा चला लेते हैं और यहाँ तो पूरा लाइव शो चल रहा है। ये सुनकर बॉयड को गुस्सा आ जाता है। वो जेड को पकड़कर नीचे झुका देता है और वहां से जाने को कहता है। जेड चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद डोना बॉयड से पूछती है कि जिम और उसकी फैमिली का क्या होगा। बॉयड जिम से कहता है कि फैसला उसी का है कि वो अपनी फैमिली के साथ हवेली में रहना चाहता है या टाउन के अंदर। टैबिथा और जूली तुरंत कह देती हैं कि वो टाउन के अंदर एक पल भी नहीं रहना चाहती और हवेली में ही रहना चाहती हैं क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा सुरक्षित और सुकून मिलता है। लेकिन डोना साफ मना कर देती है और कहती है कि हवेली में सिर्फ एक ही जगह खाली है
ये सुनते ही जूली तुरंत आगे बढ़ती है और कहती है कि वो हवेली में रहना चाहती है। इसी बात पर टैबिथा और जिम के बीच बहस शुरू हो जाती है। जूली ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो अपने पिता की जिद से नाराज होती है। जब भी टैबिथा और जूली टाउन से निकलने की बात करती हैं, जिम कहता है कि उन्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए। गुस्से में आकर जूली डोना के साथ हवेली चली जाती है। जिम टैबिथा को समझाने की कोशिश करता है कि ये बस कुछ दिनों की बात है और जैसे ही ईथन ठीक होगा वे यहाँ से चले जाएंगे। उसके लिए ये फर्क नहीं पड़ता कि वे हवेली में रहें या टाउन में, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ के लोग बुरे नहीं हैं। लेकिन टैबिथा और ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि जो जिम पहले टाउन वालों पर भरोसा नहीं करता था, अब वही उनका साथ दे रहा होता है। टैबिथा को ये नहीं पता होता कि जिम की बात सच के काफी करीब है। इसके बाद डोना और हवेली के बाकी लोग जूली को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि जिम, टैबिथा और बाकी लोग टाउन में वापस आ जाते हैं। अब हम केनी और जेड को देखते हैं। जेड फिर से केनी से कहता है कि वो उसका इलाज अच्छे से करवा सकता है और उसे लगता है कि टाउन वालों ने उस पर कोई जादू कर रखा है। वो कहता है कि केनी एक समझदार इंसान है, फिर भी वो मॉन्स्टर्स जैसी बातों पर यकीन कर रहा है। तभी केनी गुस्से में आकर जेड को उसके दोस्त की लाश दिखा देता है जिसे सारा ने मारा था। वो उसे ये भी दिखाता है कि सारा ने पत्थर हटा दिया था, जिसकी वजह से मॉन्स्टर्स अंदर आए और लाश को बुरी तरह नोच डाला। ये सब देखकर पहली बार जेड को एहसास होता है कि यहाँ के लोग झूठ नहीं बोल रहे। आखिर में शाम होते ही हम देखते हैं कि सभी लोग उस पिंजरे के चारों तरफ इकट्ठा हो चुके होते हैं जहाँ आज रात केविन को रखा जाने वाला होता है। इसके बाद केविन धीरे धीरे पिंजरे के अंदर चला जाता है और बॉयड उस पिंजरे का दरवाजा बंद कर देता है। इसके साथ ही सीन कट हो जाता है। अब हम जिम, टैबिथा और ईथन को देखते हैं जो अपने सारे सामान के साथ केविन के पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उन्हें भी वही खास पत्थर दिया जाता है जिसे जिम घर की दीवार पर लगा देता है। इधर हवेली में अलग ही माहौल होता है। डोना और बाकी हवेली वाले जूली के वहां आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे वे टाउन वालों या बॉयड को नीचा दिखाकर खुश हो रहे हों। आखिर ऐसा क्यों है, इसका राज आगे चलकर खुलता है। रात होते ही हम केविन को पिंजरे के अंदर डरा सहमा खड़ा देखते हैं। वो बार बार बाहर झांकता है कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं आ रहा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। वहीं बॉयड भी दूर से पिंजरे की तरफ देख रहा होता है। अचानक पलक झपकते ही कई मॉन्स्टर्स केविन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। केविन समझ जाता है कि उसकी मौत अब तय है, इसलिए डर के मारे वो पिंजरे में ही बैठ जाता है। मॉन्स्टर्स पहले उस पर हमला नहीं करते, बस खामोशी से खड़े रहते हैं। केविन को लगता है कि शायद वे पिंजरे के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अगले ही पल मॉन्स्टर्स अपने ताकतवर हाथों से पिंजरे की लकड़ियां तोड़ देते हैं और केविन पर हमला करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद सीन कट हो जाता है। अब सीन फिर उसी बेसमेंट में आता है जहां जेड ने पहले एक आदमी की लाश पर पत्थर गिरा हुआ देखा था। वहां से एक छोटा बच्चा बाहर निकलता है जिसके हाथ में एक बॉक्स होता है। जैसे ही वो बाहर आता है वो देखता है कि बेसमेंट के आसपास कई इंसानों की लाशें पड़ी हैं जिनके शरीर बुरी तरह से टुकड़ों में कटे हुए हैं। यहीं हमें एक अहम बात पता चलती है कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि विक्टर ही है। यानी विक्टर बचपन से ही इस टाउन में फंसा हुआ है और उसके पास जो बॉक्स है वही बॉक्स आज भी उसके पास रहता है। इसके बाद हम जूली को देखते हैं जिसे एक एशियन लड़की यूमी को जगाती है। यूमी को बताती है कि जूली का हवेली में तीसरा दिन है, इसलिए आज वो खुद उसके लिए नाश्ता बनाएगी। ये सुनकर जूली खुश हो जाती है। अगले सीन में बॉयड पिंजरे के पास आता है और केविन की हालत देखकर हक्का बक्का रह जाता है। मॉन्स्टर्स ने उसके आंखों के सामने ही केविन को बेरहमी से मार डाला था और वो कुछ भी नहीं कर पाया। बॉयड उसूलों का पक्का इंसान है, लेकिन दिल से नरम है। केविन की गलती से उसके परिवार वाले मारे गए थे, फिर भी बॉयड नहीं चाहता था कि केविन इस तरह मरे, मगर केविन ने खुद ही ये रास्ता चुना था, इसलिए बॉयड कुछ नहीं कर सका। इसके बाद हम टैबिथा को देखते हैं जो केविन की मौत पर रो रही होती है। जिम उसे संभालते हुए कहता है कि अगर वो खुद को ऐसे तोड़ लेगी तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। टैबिथा जिम से माफी मांगती है और कहती है कि पहले उसे लगता था कि टाउन वाले जानबूझकर सब कर रहे हैं, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका है कि यहाँ सब कुछ सच है। इसी वजह से वो बहुत डर गई है और जल्द से जल्द टाउन से बाहर निकलना चाहती है। इसके बाद सीन कट हो जाता है। फिर हम बॉयड को देखते हैं जो केविन की लाश को दफनाने के लिए ले जा रहा होता है। टाउन के बाकी लोग भी उसे देखते रहते हैं। बॉयड लाश को लेकर फादर खत्री के पास पहुंचता है। फादर खत्री लाश की हालत देखकर सन्न रह जाते हैं और सीन कट हो जाता है। अगले सीन में जूली और फातिमा को दिखाया जाता है जो अब अच्छी दोस्त बन चुकी होती है। दोनों हंसी मजाक करते हुए हवेली का काम कर रही होती है। तभी वहां टैबिथा आ जाती है। वो जूली से कहती है कि उसके पता ने उसे भेजा है ये देखने के लिए कि जूली ने रात को कुछ खाया था या नहीं और वो ठीक से सोई थी या नहीं। ये सुनते ही जूली गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ये सब उसे वापस टाउन ले जाने की चाल है और वो उनकी बातों में नहीं आने वाली। इतना कहकर जूली वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन केनी और जेड पर आता है जो बॉयड के पुलिस स्टेशन में बैठे बात कर रहे होते हैं। जेड मान लेता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन केनी कहता है कि ये मानने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। जेड पूछता है कि इतने लोग होने के बावजूद उन्होंने कभी मॉन्स्टर्स से लड़ने की कोशिश क्यों नहीं की। केनी उसे केविन का हाल याद दिलाता है और कहता है कि क्या अब भी वो लड़ने की बात करेगा। जेड कहता है कि अगर लड़ नहीं सकते तो बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। केनी बताता है कि वे लोग ये भी कई बार कर चुके हैं, लेकिन हर बार नाकाम रहे हैं। तभी जेड के दिमाग में एक आइडिया आता है।
वो कहता है कि भले ही यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने कभी रेडियो इस्तेमाल करने की कोशिश की है? रेडियो से सिग्नल भेजकर बाहर मदद मांगी जा सकती है। कैनी को उसकी बात समझ नहीं आती। तभी जेड वहां पड़े रेडियो उठाता है और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड पिंजरे को फिर से पहले जैसा कर देता है जिसमें केविन की मौत हुई थी। फादर खत्री उसके पास आते हैं और गुस्से में कहते हैं कि आखिर इसकी क्या जरूरत थी? हमारे पास जितने लोग हैं उतना काफी है, तुम इसे पहले जैसा क्यों कर रहे हो? इससे लोगों के मन में फिर से यही उम्मीद जगेगी कि कोई गुनाह करने वाला दोबारा मरेगा। बॉयड कहता है कि कम से कम लोगों के मन में डर तो होगा। फादर खत्री कहते हैं कि तुम इसे सही नहीं कर रहे। बॉयड को यह सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है, फादर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना, मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं। इसके अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो किसी तरह ईथन को अपने साथ जंगल में ले जाता है। विक्टर कहता है कि जब वो अपने सपनों में कुछ ड्रॉ करता है तो उसका रियलिटी के साथ हमेशा कोई ना कोई कनेक्शन होता है। ईथन हैरानी से पूछता है कि ये कैसे संभव है। तभी एक लड़का जो सफेद कपड़े पहने होता है उनके पास आता है और उन्हें बुलाता है। विक्टर और ईथन उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। वहीं टैबिथा और जिम ईथन को ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें जंगल की तरफ जाते हुए ईथन का सपोर्टर मिल जाता है। इससे उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि ईथन जंगल की ओर गया है और दोनों भी वहीं चल देते हैं। जंगल में विक्टर और ईथन उस लड़के का पीछा करते करते एक खोखले पेड़ के पास पहुंचते हैं। ईथन एक पत्थर पर स्माइली इमोजी बनाकर उसे पेड़ के अंदर फेंकता है। हैरानी की बात यह है कि पत्थर पेड़ के ऊपर से गिरता है। ईथन विश्वास नहीं कर पाता कि ये वही पत्थर है जो विक्टर ने पहले फेंका था। विक्टर कहता है कि फिक्र मत करो, जंगल में आते समय वही बच्चा उसे हमेशा इस पेड़ की ओर आने को कहता है और जो चीज फेंकते हैं पेड़ उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है। इसका मतलब आज तक उसे समझ नहीं आया। इसी बीच जिम और टैबिथा ईथन को ढूंढते ढूंढते विक्टर के पास पहुंच जाते हैं। विक्टर तुरंत जिम की तरफ गन पॉइंट कर देता है क्योंकि जिम पहले उस पर गुस्सा हो चुका होता है। विक्टर कहता है कि वो ईथन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिम समझ जाता है और सभी वापस लौट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विक्टर अपने घर आकर सभी पेपर्स इकट्ठे करता है जिन पर उसने अपने सपनों में बनाई गई चीजें बनाई थीं, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आता कि इन सब का मतलब क्या है। इसके बाद सीन कैनी की मां के रेस्टोरेंट का है। बॉयड, जिम, टैबिथा और ईथन वहां खाना खा रहे होते हैं। तभी सैरा खाना देते समय अपने बाजू में दर्द महसूस करती है। उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। जैसे ही वो देखती है उसकी बाजू पर लिखा आता है, ईथन को मार डालो। सैरा डरकर दोबारा देखती है लेकिन अब कुछ भी नहीं होता। जैसे ही वो चलने की कोशिश करती है वो नीचे गिर जाती है। बाकी लोग उसके पास आते हैं और देखते हैं कि सैरा पर तेज तेज दौरे पड़ने लगते हैं। यही वो पल है जब हमें पता चलता है कि सैरा पर इस टाउन की बुरी आत्माओं यानी मॉन्स्टर्स की आत्माओं का कब्जा है। ये आत्माएं उसे कभी भी कुछ गलत करने या किसी को मारने को कहती हैं। अगर वो उनकी बात ना माने तो दौरे पड़ते हैं। यही वजह थी कि सैरा ने जेड के दोस्त को मारा और हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ दिया। इसके बाद ईथन की जान लेने का इशारा भी उन्हें वही कराती थी। इसके बाद सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम हवेली वालों को डर के मारे बाहर इकट्ठा हुए देखते हैं। तभी डोना आती है, देखती है कि सब लोग विक्टर को देख रहे हैं। विक्टर लगातार कब्रें खोद रहा होता है। उसने वहां बहुत सारी कब्रें खोद रखी होती हैं, लेकिन उसने ये क्यों किया इसका जवाब अभी हमें नहीं मिलता। इसी डर और रहस्य के साथ इस सीरीज का ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।